चलिए भाई, नमस्कार, राम राम, आदाब। तो कैसे हैं आप सब लोग? चलिए फटाफट जुड़ जाइए और तुरंत आते से ही सबसे पहले लिंक को शेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी, है ना, आपकी पहली प्रायोरिटी आते ही सबसे पहले लाइक करेंगे और दूसरा लिंक को शेयर कर देंगे सभी जगह पे। तो आइए बढ़ते हैं। सेकंड टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, जो दूसरा तुर्क का आक्रमण हुआ था, पहला हमने कल पढ़ा था मोहम्मद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य जो भारत में आक्रमण करने का था वो सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करना, धन को लूटना और बुद्ध परस्ती को नष्ट करना ही उसका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। इसके बाद में जो हमने 712 से 714 ईस्वी के बारे में पढ़ा है वो मोहम्मद गजनवी का शासनकाल रहा। लेकिन दूसरा टर्किश शासक जो गजनी से ही आया हुआ था, जिसका हम मोहम्मद गोरी का जिक्र मैंने कल भी किया था, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। इसका जो उद्देश्य था भारत में आने का, हिंदुस्तान में आने का, वो था हिंदुस्तान की सरजमी पर इस्लाम के परचम को लहराना और विश्व में ही, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अपितु विश्व में ही इस्लाम का क्या करना, प्रचार करना ही इसका क्या रहा था, मुख्य उद्देश्य था। तो आइए जुड़ते हैं फिर से एक बार सभी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आते से ही जो आपके काम है लिंक को शेयर जरूर करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका ये। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे थे तुर्कों का आक्रमण। क्या पढ़ रहे थे? तुर्कों का आक्रमण। ठीक है जी। या टर्किश इन्वेजन, है ना, टर्किश इन्वेजन। ठीक है, तुर्कों का आक्रमण हम पढ़ रहे थे। मोहम्मद गजनवी के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम जो दूसरा रूलर्स आया था है मध्यकालीन भारत पढ़ रहे, में एक बार यहां लिख देता हूं। हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको कभी बार बार आप भूलना मत। हम पढ़ रहे हैं बाबू मध्यकालीन भारत, जो हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ठीक, क्लियर है? चलो अब देखेंगे जो दूसरा रूलर्स रहा है वो आज हम पढ़ने जा रहे दूसरे टर्किश इन्वेजन के बारे में, यानी कि दूसरे तुर्क का आक्रमण, जिसका नाम है मोहम्मद, या यूं कह ले आप मोहम्मद गोरी। ठीक है जी, मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, या इसको महमूद गोरी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है जी, तो हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी और महमूद गोरी के बारे में। अरे गर्मी बहुत हो रही है। चलो जी, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, मोहम्मद गोरी के बारे में। जैसा कि इसका उद्देश्य भारत में एक इस्लाम का प्रचार करना और इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखना 1175 से 1206 ईस्वी, क्या भैया, 1175 से 1206 ईस्वी के बीच इसका क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। ये एक शंसबानी, है ना, ये एक शंसबानी तुर्क कबीले से ताल्लुक रखता था, है ना, शंसबानी तुर्क वंश से ये ताल्लुक रखता था। मोहम्मद गजनवी के बाद में गजनी में एक महान रूलर, या एक इसे कहा जाए उसके बाद में जो एक शासक बना, वो बना था कौन? मोहम्मद गोरी, जो कि एक शंसबानी तुर्क का ही क्या एक सरदार हुआ करता था, उसी का ही ये क्या था, एक पुत्र था। ठीक है भैया, जो कि ये इसका जगह या बात के अपन प्लेस की बारे में, प्लेस, तो ये कहां से आया था, ध्यान रखना, ये आया था गजनी से। ठीक है, और आप सभी को पता है गजनी कहां पड़ता है आज के समय में, तो अफगानिस्तान का ही एक शहर हुआ करता था गजनी। ठीक है जी, ठीक, हाँ, तो उसी में ही उसके बाद में गौर वंश, है ना, गौरी वंश के बाद में, जैसे मोहम्मद गजनी वंश के बाद में एक गौर वंश आया, जिसका रूलर हुआ करता था मोहम्मद गोरी, या गौर वंश अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर है भैया यहां तक? चलो ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब जैसा कि
मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था बुद्ध परिस्थिति को नष्ट करना भारत से, यानी कि लूटपाट मचाना, मंदिरों को नष्ट करना और जितनी भी संस्कृति थी हमारे हिंदुस्तान की उसको लूटना, उसका यहां से कई मात्रा में धन इकट्ठा करना और मंदिरों को नष्ट करना, मूर्तियों को खंडित करना, है ना, जितने भी मंदिर है उन सबको क्या है खंडित कर दिया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, ये उसका उद्देश्य था। लेकिन महमूद गोरी की बात करें अपन या मोहम्मद गोरी की, तो इसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम के परचम को लहराना या इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना। तो इस उद्देश्य के साथ में गजनी से ही इसको पता चला कि इसी राज्य से यानी कि इसी देश से एक महान शासक जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, जो कि भारत पे आक्रमण किया था, तो इसका भी रुख हुआ हिंदुस्तान की धरती की तरफ और सेना लेकर बढ़ चला हिंदुस्तान की तरफ। तो इसने पहला ही अटैक, ध्यान रखना, इसने पहला ही अटैक, फर्स्ट अटैक, ध्यान रखना, इसने पहला ही अटैक यानी कि पहला आक्रमण, ध्यान रखना, इसने पहला ही अटैक या पहला ही आक्रमण कहां किया? मुल्तान पर किया। कहां किया? मुल्तान पर किया। और हम सभी जानते हैं मुल्तान कहां पड़ता है। इसने पहला ही आक्रमण मुल्तान पर किया, या यूं कह ले अपन मुल्तान, जो कि कहां पड़ता है आज के समय? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उस समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो मुल्तान पर किया, और मुल्तान पर किसके ऊपर किया? तो ऑन करामाती मुसलमान, ठीक है, करामाती मुसलमानों पर, ठीक है भैया, करामाती मुसलमानों पर इसने पहला ही अटैक किया जो मुल्तान में निवास कर रहे थे, और उस राज्य को यानी कि उस एरिया को अपने कब्जे में इसने क्या कर लिया था? कब्जे में ले लिया था। और यहीं से उसकी एंट्री होती है हिंदुस्तान की धरती पर, ठीक है जी। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, और ये जो अटैक किया था, ध्यान रखना, ये किया था 1175 ईस्वी में। कब किया था? 1175 ईस्वी में इसने पहला अटैक किया था भारत के ऊपर, ठीक है। कहा जाता है कि इसने भारत के ऊपर 16 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार आक्रमण किया था? 16 बार। एक हम पढ़ते हैं मोहम्मद गजनवी के बारे में जिसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन इसके बारे में भी कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा किसने भी 16 बार आक्रमण किए थे, और वो 16 बार आक्रमण किन के ऊपर किए थे वो हम जानेंगे आगे इसमें, ठीक है जी। तो 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया, करामाती मुसलमानों पर, और इस क्षेत्र को जीतकर उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, है ना। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ जो होगा। और अपना जो सेकंड अटैक की बात करें अपन, इसने जो दूसरा अटैक किया था, है ना, सेकंड अटैक वो किया था 1178 एडी में, ठीक है भैया। 1178 एडी में वो किया था गुजरात में। किसके ऊपर किया था? गुजरात का आक्रमण उसको बोलते हैं, अटैक ऑन गुजरात। क्या बोलेंगे भैया? अटैक ऑन गुजरात, या यूं कह ले गुजरात पर आक्रमण, ठीक। इसने अपना अगला आक्रमण गुजरात पर किया 1178 ईस्वी में। गुजरात में उस समय रूल कर रहा था, हम सभी जानते हैं, गुजरात में एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था भीम फर्स्ट या भीम द्वितीय, भीम फर्स्ट नहीं, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, ठीक है, जो कि एक चाणक्य वंश से संबंध रखता था। किस वंश से संबंध रखता था बाबू? चाणक्य वंश से संबंध रखता था। तो 1178 ईस्वी में इसका दूसरा आक्रमण हुआ गुजरात के ऊपर, और उस समय गुजरात में रूल कर रहा था एक चालुक्य डायनेस्टी का एक राजा जिसका नाम हुआ करता था भीम सेकंड या मूलराज द्वितीय। इस बात को थोड़ा सा आप क्या है ध्यान रखना, इस चीज को, ठीक, क्लियर है। इसने जब मोहम्मद गोरी इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार था, उससे पहले ही जो भीम था उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, मतलब क्रॉस अटैक जिसको अपन बोल सकते हैं। इसको मालूम हो गया था कि ये मेरे को ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन इसने उस स्थिति को भांप लिया और उल्टा उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिससे उसको भागना पड़ा, ठीक है। किसको? जिससे गोरी को क्या करा? भागना पड़ा। क्लियर है भैया? जिससे गोरी को भागना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये सेकंड अटैक हुआ था उसका 1178 में गुजरात के ऊपर, एक महत्वपूर्ण अटैक था इसका। और आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के समय, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन आपकी पीएससी में, मोहम्मद गोरी के समय गुजरात का शासक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी के समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय या मूलराज सेकंड था, जो कि
किस वंश से ताल्लुक रखता था, तो वो रखता था चाणक्य वंश से या फिर चाणक्य डायनेस्टी से। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। जब इस बात का पता चलता है, इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और मोहम्मद गोरी को भागना पड़ता है। उसी सन 1178 ईस्वी में ही 1178 एडी में ही 1178 एडी में ही माउंट आबू में, ध्यान रखना माउंट आबू में ये पकड़ लेता है, ध्यान रखना माउंट आबू हम सभी जानते जो कहां पड़ता है, राजस्थान में। माउंट आबू में ये गोरी को कैद कर लेता है, उसको हरा देता है और कैद कर लेता है। ध्यान रखना क्या करता है, मोहम्मद गोरी को ये हरा कर उसको कैद कर लेता है माउंट आबू में, हम सभी जानते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? और माउंट आबू हम सभी जानते किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर दिलवाड़ा जैन टेम्पल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए, जिनको दिलवाड़ा के नाम से हम सभी जानते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले इतिहास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने हराया था, और पहला ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा पृथ्वीराज चौहान। तो आप बगैर देरी के जाएंगे बड़े जोश के साथ और लगाएंगे पृथ्वीराज चौहान, जो कि गड़बड़ हो जाएगी, नंबर आपके 2 कट जाएंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते ना, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या रहेगा, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले अगर गोरी को किसी ने हराया था तो वो हराया था भैया किसने, भीम फर्स्ट ने। ध्यान रखना किसने हराया था, भीम सेकंड ने या मूलराज द्वितीय ने। ठीक है जी, भीम सेकंड या मूलराज द्वितीय, इसने सबसे पहले, मैं लिख देता हूं भैया, सबसे पहले गोरी को हराया था। ठीक है जी, सबसे पहले गोरी को भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने हराया था। ध्यान रखना इसका, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि कई सारे ध्यान नहीं रख पाते हैं तो हम सीधा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कूद पड़ते हैं, क्योंकि हमको 2 ही युद्ध प्रसिद्ध है इतिहास में, इसके समकालीन है, इसके शासन के समय, जो तराइन के नाम से हम जानते नहीं है ना, किसके नाम से जानते हैं ठीक है जी, तो ध्यान देंगे सभी। सबसे पहले किसने हराया था, तो भीम द्वितीय का नाम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, आप नहीं भूलोगे, इतनी हमें आपसे उम्मीद है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ, उसके बाद में इसने अपना अगला अटैक 1179 है ना, इसके अगले साल 1179 एडी में कश्मीर है ना, सिंध और कश्मीर पर, कब किया था बाबू, सिंध और कश्मीर पर किया, सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया। ठीक है, इसने अगला अपना उत्तर भारत में, बात करें अपन उत्तर भारत में, इसने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और उसके अपने अधिकार क्षेत्र में क्या कर लिया था, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में इसने शामिल कर लिया था। किसने, मोहम्मद गोरी की हम बात कर रहे हैं, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए, सभी को मामला कंप्लीट हो जाना चाहिए जहां तक तो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। उत्तर भारत की तरफ इसकी नजर गई और उत्तर भारत में सबसे ही पहले इसने अगर किन राज्यों को जीता तो वो थे सिंध और कश्मीर पर, इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलो अब हम थोड़ा जानेंगे उत्तर भारत में ही, जब उसने ये उत्तर भारत में उसकी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन अब अपने को पता चलना चाहिए कि उत्तर भारत में उस समय कौन रूल कर रहा था, तो उन शासकों के बारे में भी अपने को क्या है, जानना जरूरी है। तो ठीक है, उस समय ध्यान देंगे नॉर्थ इंडिया में, उस समय नॉर्थ इंडिया में है ना, उस समय नॉर्थ इंडिया में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, हम सभी जानते हैं, जो दिल्ली, अजमेर और सांबर। ठीक है, दिल्ली और अजमेर में ही इनका शासन हुआ करता था और यहां पर एक रूलर, एक वंश शासन किया करता था जिसका नाम था, उस वंश का चौहान वंश। ठीक है जी, चौहान डायनेस्टी, या यूं कह ले अपन चौहान वंश। एक चौहान वंश रूल किया करता था और उसी समय चौहान वंश का एक रूलर गोरी के समकालीन शासन कर रहा था जिसका नाम था पृथ्वीराज
चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इसी को ही हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा, और इसी को हम पृथ्वीराज तृतीय भी आपको देखने को मिल सकता है। याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी हमको इतिहास में इसके नाम मिल सकते हैं। तो उसी समय इसके समकालीन एक राजा रूल कर रहा था चौहान वंश का, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। क्लियर है भैया यहां तक? और इसी का ही हमको ये जो जानकारी मिलती है, इसी का ही एक दरबारी हुआ करता था राइटर, जिसका हम चंद्रवरदाई या चंद्रवरदाई के नाम से हम सभी जानते हैं। क्या करते हैं? चंद्रवरदाई। इसी का ही एक मित्र और राइटर हुआ करता था, दरबारी कवि। इसने एक फेमस बुक लिखी है भैया, इसने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्लियर है? इसकी एक प्रसिद्ध बुक है जो इसने एक महाकाव्य के रूप में समझ सकते हैं आप। इसने पृथ्वीराज का वर्णन किया, इसकी वीरताओं का वर्णन, उसके युद्धों का वर्णन, क्योंकि कहा जाता है कि पृथ्वीराज के एक दिन बाद ही इसका जन्म हुआ था। दोनों परम मित्र थे, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि साथ में नहीं किया करते थे। जहां भी जाते थे दोनों साथ जाते थे, दोनों साथ खाते थे, दोनों साथ सोते थे, सारी चीजें दोनों क्या करते थे? एक साथ करते थे। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, मतलब एक साथ जिए और एक साथ ही मरेंगे। इतनी इनकी गहरी मित्रता हुआ करती थी। ठीक है जी। हालांकि इसका जन्म पृथ्वीराज चौहान का पाकिस्तान में हुआ था उस समय, लेकिन बाद में ये इनके यहां पर आ गए थे और इनके ही मित्र रहे, बहुत बढ़िया वाले। और इनके राइटर भी थे, दरबारी भी करीब थे, कवि थे, लेकिन बहुत दिल अजीज या यूं कह ले आप इनके खास सखा मित्र हुआ करते थे। कौन? चंद्रवरदाई जी। क्लियर है बाबू? हाँ जी, है ना? इन्हीं के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के अनुसार, पृथ्वीराज रासो या चंद्रवरदाई के अनुसार ही पृथ्वीराज चौहान ने गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर 16 बार आक्रमण किया था और 16 ही बार क्या किया? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या करा था? हराया था। जितनी बार आक्रमण करता उसको माफ कर देता, छोड़ देता, चला जा। फिर अगली बार आक्रमण करता, फिर माफ करके छोड़ देता था। इतिहासकारों के अनुसार 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया था। कहने का मतलब ये बहुत बड़ी आप इसको गलती मान सकते हो। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ी आप इसको मिस्टेक मान सकते हो। इतिहासकार ये कहते हैं कि 16 बार अगर कोई आक्रमण कर रहा है, आप उसको हर बार जिंदा छोड़ रहे हैं, तो ये तो फिर आपकी मूर्खता हो गई, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा गया है। अधिकतर हम सभी जानेंगे भारतीय राजाओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि वो परंपरा के अनुसार किसी भी माफी की जो चीज होती है हिंदुस्तान में वो ज्यादा पाई जाती है। मतलब किसी को माफ कर देने की प्रवृत्ति हमारे भारतीय राजाओं में कूट कूट कर भरी थी। विदेशियों का स्वागत करने की प्रवृत्ति भरी हुई थी। भाई अपने हैं, बाहर से आए, क्या करके जाएंगे। तो ये चीज ले डूबी हमारे कई शासकों को हिंदुस्तान के। ठीक है, तो उन्हीं में 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको क्या कर दिया था? माफ कर दिया था मोहम्मद गौरी को। लेकिन उन 16 बार के बाद में ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण अटैक हुआ था, हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले कि आपको कहा एक चीज बता देता हूं मैं, जो क्या चीजें होनी चाहिए समझना। उसी समय उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, ध्यान रखना, यूपी के कन्नौज में एक रूलर रूल कर रहा था गढ़वाल वंश का, है ना? गढ़वाल वंश का एक शासक था, है ना? गढ़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था राजा जयचंद। ठीक है भैया, राजा जयचंद गढ़वाल। इसको जयचंद गढ़वाल भी नाम आता है, पूरा लिख लेते चलो, जयचंद गढ़वाल। याद रखना, उस समय इन्हीं के ही टेम्परेरी या कंटेम्परेरी गढ़वाल वंश का एक राजा रूल कर रहा था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। और इसी जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री हुआ करती थी, इसी की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था बाबू? संयोगिता। क्लियर है? इसी की एक बेटी हुआ करती थी संयोगिता। इतिहासकारों ने संयोगिता को ही एक तरह से भारत की दुर्दशा कहा है। क्या कहा है? भारत की दुर्दशा कहा गया है संयोगिता को। क्यों कहा गया है, आइए समझते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको, ये राजस्थान का एक नक्शा है। आप मान लीजिए उस समय यहां यूपी में कन्नौज में
कन्नौज में एक राजा रूल कर रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, जयचंद नाम का। कौन कर रहा था? जयचंद गहड़वाल कर रहा था। वही एमपी में इधर लगा हुआ एरिया है महोबा। महोबा में एक राजा रूल कर रहा था, परमर्दी देव, है ना, परमर्दी देव चंदेल वंश का। ठीक है जी, परमर्दी देव चंदल और इधर जयचंद गहड़वाल। आपको पूरी स्थिति से रूबरू करवा रहा हूं इतिहास की। आप ये मान के चलिए, आप फेस करेंगे, महसूस कर पाएंगे उस समय की घटना को। ठीक। और उसी समय गुजरात में एक राजा रूल कर रहा था, जैसा हम सभी जानते हैं, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय के नाम से भी अपन इसको जान सकते हैं। ठीक है जी। और माउंट आबू यहां पड़ता है, माउंट आबू में यहां पर एक रानी रूल कर रही थी जिसका नाम था इंछिणी। क्या नाम था बाबू? इंछिणी। एक रानी रूल कर रही थी जिसका नाम था रानी इंछिणी। ठीक है। और यहां अजमेर हुआ करता था, और इसी अजमेर में शाह रूल कर रहा था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है जी, पृथ्वीराज चौहान। और उस समय अजमेर क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। पृथ्वीराज चौहान, जैसा मैंने बताया, इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं बाबू? राय पिथौरा के नाम से भी हम जानते हैं, या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी अपन जानते हैं। ये उस समय उसके समकालीन आसपास के राजाओं की स्थिति हुआ करती थी। और ध्यान रखना, जब मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत के कश्मीर और सिंध को जीत लिया था, तो उसकी नजर पड़ती है कहां पर? यहां पर। अब देखना हुआ क्या था, 17 बार गौरी को क्या है, पृथ्वीराज चौहान हरा चुका था, उसको बार बार माफ किया दिया करता था। लेकिन इसी जयचंद के एक पुत्री थी, जैसे अभी मैंने नाम बताया आपको, एक पुत्री जिसका नाम था बाबू संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता था। बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी संयोगिता, जिसके खूबसूरती के चर्चे ये मान के चलो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। अब देखो यहां पर दिल्ली में एक बार क्या हुआ कि जैसे हम बाहर नहीं जाते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान किसी काम से दिल्ली गए थे, क्योंकि इनके जो मामा जी है ना, वो भी कहां थे? दिल्ली में थे। मामा जी मतलब जानते हो ना, आप सबके भी मामा जी होते हैं। जैसे आप भी घूमने जाते हो गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा जी के यहाँ पे, आया ना, तो पृथ्वीराज चौहान के मामा जी भी कहां थे? दिल्ली में थे। और संयोगिता के जो मामा जी थे ना, वो भी कहां थे? दिल्ली में थे। ठीक है भैया, इनके मामा जी भी कहां थे? दिल्ली में थे। अब दोनों के मामा जी दिल्ली में थे, तो अब हम भी जाते तो गांव में घूमने निकलते ही हैं। बेसिकली आप भी जब अपने मामा जी के यहाँ जाते हो गर्मी की छुट्टियों में, या कभी भी कहीं भी जाते हो मान लो, और आप जाते हो घूमने कहीं ना कहीं, बिल्कुल जाते होंगे आप, जैसे किसी भी शहर में आप गए हो तो वहां भी घूमने के लिए आप जाएंगे। तो होता क्या है कि ये दोनों एक पार्क में मिलते हैं। कौन दोनों? पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों एक पार्क में मिल जाते हैं। और क्या होता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और दोनों को क्या होता है? एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत हुआ करती थी संयोगिता, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। और आज के समय में रहता है, जैसे आप लोग भी कहीं गए तो आपने किसी को देखा, उसने आपको देखा, आपके मन में उसके प्रति फूल खिले दिल मुरझाए, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीजें हो जाती है। मिले होंगे, फोन नंबर ले लिया, बातचीत करने लग गए होंगे। ठीक है, तो इस बात का पता चल जाता है जयचंद को, और जयचंद तुरंत आदेश भिजवाता है और वापस इस संयोगिता को लेकर कहां जाता है? कन्नौज आ जाता है। ठीक है, कन्नौज आ जाता है। और भाई साहब भी सड़ा मुंह उठाकर कहां आ जाते? अजमेर आ जाते हैं कि चलो अब हुआ जो हुआ, पता चल गया अब उसके पापा को, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अब तो भैया, आया ना। ठीक है, जय हिंद। तो उसी तरह कहा गया है इसमें कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला ही था, एक रोज में बच भी जाता तो क्या हुआ, एक रोज तो मैं मरने वाला था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। ठीक है, तो इसी मंशा के साथ में पृथ्वीराज चौहान कहां जाते? वापस अजमेर आ जाते हैं। और राजकाज में मन तो लगेगा कौन नहीं, क्योंकि भाई प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो अच्छे राजाओं के सिंहासन को हिला दिया इस प्रेम ने। तो पृथ्वीराज चौहान का भी कहां मन लगने वाला था। भाई साहब आए, रोंदे मुंह शासन कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या करो। अब इस बात से दुखी हो गया कौन? जयचंद, कि यार ये तो गलत किया इसने। अब क्या किया, इस बात से टेंशन में आके
जयचंद ने क्या करा, संयोगिता का रख दिया क्या, स्वयंवर। क्या रख दिया बाबू, स्वयंवर रख दिया। स्वयंवर का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, अपना पति खुद चुनना, है ना, अपना पति खुद चुनेगी। तो सारे देश के राजाओं को बुलाया, बड़े से बड़े राजाओं को बुलाया दरबार में, लेकिन किसको नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को उस स्वयंवर में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया। यह तो ठीक था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे के यहां खड़ी कर दी। क्या कर दी, दरवाजे के यहां खड़ी कर दी पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाकर, जहां पे दरबार के जो चपरासी खड़े नहीं रहते थे, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनाकर खड़ा कर दी। इतना बड़ा अपमान किया गया पृथ्वीराज चौहान का, इस बात को ईगो पर लेकर गया पृथ्वीराज चौहान। लेकिन संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान के प्रेम में पागल थी, क्योंकि प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले तो पगलेट होते ही हैं। तो ये भी जैसी आई ना, संयोगिता भी चली आई, हाथ में माला लटका के, आते से ही ऐसे सबको छोड़ ऐसे घूम घूम के सबके पास इधर आई, इसके गले में माला डाल दी। किसके गले में, जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उसके गले में माला डाल दी और कहने लगी, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। हाँ जी, और माला डाल दी। और पृथ्वीराज चौहान पहले से ही तैयारी में था, वो घोड़ों के साथ अपनी सेना के साथ में आया और संयोगिता को घोड़ों पर बिठाकर कहां लेकर आ गया, अजमेर में लेकर आ गया, है ना। क्या लेकर आ गया, अजमेर में लेकर आ गया। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को भगा कर लेकर आ गया। मैं तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। हाँ जी, तो इतिहासकारों में यह सबसे बड़ी गलती हुई किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। रानी को भगा कर लेकर आ गया और इधर भी क्या कर लिया, दुश्मनी कर ली। किससे, जयचंद से दुश्मनी क्या है, इसने मोल ले ली पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक, एक दुश्मन तो इधर पाल लिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना। मतलब ये तो कभी हेल्प करेगा ही नहीं अगर कभी भविष्य में युद्ध भी होगा तो। अब दूसरी चीज होती है, कौन बचा, परमर्द देव चंदेल। महोबा में एक चंदेल वंश का, इसी के ही दो खास सेनापति हुआ करते थे। आप सबने नाम सुना होगा बाबू, आला और उदल, है ना। आला और उदल का नाम आपने सुना होगा इतिहास में, है ना। इनके लिए कहा जाता है कि 12 बरस सियार जिए, 10 बरस कुकुर, 18 बरस छत्री जिए, बाकी जीवन धिक्कार। ये किनके लिए कहा जाती है लाइनें, आला और उदल के लिए कहा जाती। बहुत ही पराक्रमी योद्धा हुआ करते थे दोनों भाई, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से परमर्दी चंदेल ने इनको राज्य से बेदखल कर दिया था। और वो क्यों किया था ये समझते हैं। इनके पास में 2 सुंदर से घोड़े हुआ करते थे। क्या करते थे, 2 सुंदर से घोड़े हुआ करते थे। और उन घोड़ों को पसंद कर लेता है कौन, परमर्दी देव चंदेल। परमर्दी देव चंदेल इन घोड़ों को पसंद कर लेता है, इनसे बोलता है कि तुम दोनों ये घोड़े मेरे को दे दो। क्या दे दो, तुम ये दोनों घोड़े मेरे को दे दो। लेकिन ये क्या बोलते हो, ना घोड़ा देन गदड़ी देन तो कुछ भी नहीं दे, हमारे हैं। तो इस बात से परमर्दी देव चंदेल क्या हो जाता, नाराज हो जाता है और इनको निकाल देता है। ये चले जाते हैं। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान इसके राज्य पर आक्रमण करता है जीतने के लिए, तो वापस बुलाना पड़ता है अलाउद्दौल को। बोलते हैं कि मेरे से कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप लोग आ जाओ वापस, नहीं तो ये मेरे को निपटा देगा। और आते हैं दोनों, बगैर उसको, चलो ठीक है जो हो गया, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। और युद्ध होता है और उस युद्ध में अपनी प्राण की आहुति दे देते अलाउद्दौल। इनको पृथ्वीराज चौहान ने भी वीर योद्धा कहा है इतिहास में। इनके बारे में भी कहा गया है कि इस राजा के पास वो 2 महान योद्धा हुआ करते थे, जिनकी गाथाएं आने वाले समय में अनिश्चित काल तक गाई जाएगी। अनिश्चित काल तक इनकी लोक गाथाएं, इनकी वीर गाथाएं लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हम सभी जानते हैं, आज भी गांव में हर बोलो के मुख से आप सुनते होंगे अलाउद्दौल के बारे में, वो कई सारी कविताएं कहते हैं, कितने बड़े महान योद्धा हुए थे अलाउद्दौल। क्लियर यहां तक सभी को। इधर भी दुश्मनी पैदा हो गई, क्योंकि दोनों मर गए थे, तो ये भी इसको सपोर्ट करने वाला नहीं बचा। ठीक, अब बात करते हैं भीमद्युति की। किसकी, भीमद्युति की, जो गुजरात में शासक करता था। हालांकि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को पहली बार इसने ही हराया था। मोहम्मद गोरी को पहली बार इसने ही हराया था। इतिहास में ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान मत ठोक देना। पृथ्वीराज चौहान ने तो युद्ध का नाम आएगा सीधा, तो ध्यान रखना, तराइन का नाम आएगा तब जाके आप लगाना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी को पहली बार किसने पकड़ के बंद कर लिया था, तो वो इसने किया था। अब देखो आगे भीमद्युति की बात करें तो क्या हुआ, ये माउंट आबू में एक रानी रूल कर रही थी, इंचनी। ये जो भीमद्युति है ना, ये इसको पसंद करता था। किसको, इंचनी को पसंद करता था भीमद्युति, ये इससे प्रेम किया करता था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये तो इससे प्यार करता था, लेकिन ये इंचनी किससे, पृथ्वीराज चौहान से करती थी, है ना।
इंचनी पृथ्वीराज चौहान से करती थी, और पृथ्वीराज चौहान किन से करता था? संयोगिता से करता था। पृथ्वीराज चौहान का सीधा संबंध संयोगिता से था। अब देखो क्या कंडीशन बन गई बाबा, ये बोल रहा मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, राम करे तू जिसको चाहे, ये गाना गा रहा बेचारा, राम करे तू जिसको चाहे वो चाहे किसी और को। हो गई ना बात गड़बड़ है? पूरा हेरफेर चल रहा है भैया। देखो इतिहास में भी ऐसी चीजें देखने को मिली। यह दुर्दशा ऐसे ही नहीं हुई हमारे इतिहास की, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की है इतिहासकारों ने। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई, तो ये नाराज हो गया पृथ्वीराज चौहान से, और ये इससे तो मिल ही नहीं पाया बेचारा, तो ये तो और गुस्से में हो गई कि अब तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, कभी आक्रमण भी होगा तो मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगी कभी भी। क्लियर हो गया बाबू यहां तक सभी को? अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या चीज हो गई। अब अजमेर के ऊपर 16 बार आक्रमण करने के पश्चात मोहम्मद गोरी को माफ कर देता है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अगला जो अटैक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अटैक होता है। हम सभी जानते हैं बाबू 1100, ध्यान रखना 1191 में सबसे महत्वपूर्ण अटैक जिसे हम जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ध्यान रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, या यूं कह ले अपन तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है भैया, भारत का आपसे पूछा जाएगा या भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध ही कौन सा था? भारत का सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा युद्ध आप मान सकते हो जिसने दशा बदल दी थी, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इनवाइट किया गया जयचंद ने मोहम्मद गोरी को कि आओ इसके ऊपर अटैक करो, मेरा दुश्मन है ये, मेरा दुश्मन है ये, तो मैं तो सपोर्ट नहीं करूंगा। इसको बुलाया गया, किसने? जयचंद ने। हम सभी जानते हैं किसने बुलाया था बाबू? जयचंद ने। कहा गया था ये घर का भेदी लंका डाये, जयचंद ने इसको इनवाइट किया कि आप पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अटैक करो, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। लेकिन इस बार थोड़ा सा ठीक रहा, क्यों? क्योंकि तराइन के युद्ध में ध्यान रखना, तराइन के युद्ध प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है जी, इस युद्ध में तो गोरी को हराया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। और सबसे बड़ी गलती, हराने के बाद में फिर भी इसको माफ कर दिया कि जा तेरे को छोड़ा फिर से, अब कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी गलती हो गई। और भाई साहब प्रेम में लग गए। प्यार तो था ही सही, पैसे संयोगिता से अच्छा वाला प्यार करते थे तो कैसे छोड़ सकते थे। लेकिन अगले ही साल 1192 में फिर होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या होता है? तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, हम सभी जानते हैं। इन्हीं का एक मित्र हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का, हम सभी जिसके बारे में जानते हैं, कौन? चंद्रवरदाई, है ना? चंद्रवरदाई होता है। भाई साहब प्रेम में इतने मशगूल हो जाते हैं संयोगिता के, प्रेम में इतने मशगूल हो जाते हैं संयोगिता के, उनको पता ही नहीं रहता कि अब आगे कुछ करना क्या है। इतने भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन मंशा बना लेता है अगले साल 1192 में आक्रमण करने की मोहम्मद गोरी दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ाता है। और इस बार तो उसके साथ में जयचंद भी थे, ये भी था, वो भी था। कहीं से कहां तक पृथ्वीराज चौहान को हेल्प मिलने वाली नहीं थी। ठीक, लेकिन ये इतने बड़ी गलती हुई कि इनको पता ही नहीं, तैयारी करने का मौका तक नहीं दिया। और युद्ध करने के लिए चंद्रवरदाई, युद्ध करने के लिए मोहम्मद गोरी खड़ा था बाहर। चंद्रवरदाई आता है और बोलता है कि महाराज ये क्या तरीका है, कब तक लागे हो, कितनी देर के लगे हो, इस गोरी को छोड़ो, उस गोरी को देखो, वो बाहर खड़ा है युद्ध करने के लिए। तब युद्ध होता है। और इस युद्ध में इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, ध्यान रखना, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फिर से युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को गोरी हरा देता है और मोहम्मद गोरी जीत लेता है। इतिहासकारों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान की यही हत्या कर दी जाती है। क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की यही हत्या कर दी जाती है। लेकिन इसका जो मित्र है चंद्रवरदाई, इसका जो मित्र है चंद्रवरदाई, और इसने जो बुक लिखी हम सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो यूं कहता है कि इस गोरी ने
पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में नहीं मारा, बल्कि इसको अंधा कर दिया। इसकी दोनों आंखें क्या कर दी? दोनों आंखें फोड़ दी, और दोनों आंखें फोड़ के इसको कहां ले गया? गजनी ले गया। क्लियर? दोनों आंखें फोड़कर इसको कहां ले गया? गजनी ले गया। यह सिर्फ इस बात की पुष्टि कौन करता है? पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रबरदाई, इसका जो मित्र है, उसमें लिखी गई बात है। लेकिन इतिहासकार तो यह मानते कि पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे ही युद्ध में मार दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। ठीक, एक बात तो यहां हो गई। अब इसके अनुसार क्या हो रहा है कि ये जब इसको गजनी ले गया पृथ्वीराज चौहान को, और वहां ले जाने के बाद में इसके अनुसार इसने कहा कि पृथ्वीराज चौहान ने ही गोरी की हत्या की थी तीर लगाकर। क्यों? कैसे? क्योंकि इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान जो थे वो शब्द भेदी बाण मारने में क्या थे? माहिर थे। शब्द भेदी बाण मतलब जिसमें देखने के लक्ष्य को देखने की कोई चीज नहीं होती, बस उसकी आवाज सुनकर उसके ऊपर क्या किया जाता था? निशाना लगा दिया जाता था। यह शब्द भेदी बाण मारने की कला पृथ्वीराज चौहान में थी। और कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में दो ही लोग ऐसे रहे जिनको शब्द भेदी बाण मारने में माहिर थे। एक थे राजा दशरथ, और दूसरा नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है भैया? तो यह बोलता है जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी की जेल में रखा जाता है, गजनी की जेल में जब पृथ्वीराज चौहान को रखा जाता है, तो ये चंद्रबरदाई जाता है और एक योजना बनाते हैं किस तरह से गोरी को मारा जा सकता है। तो चंद्रबरदाई गोरी के पास आता है और बोलता है कि मेरे मित्र एक कला में निपुण है, जो पृथ्वीराज चौहान है वो एक कला में निपुण है, जो कि शब्द भेदीबान मारने में निपुण है। आप चाहो तो उस कला का प्रदर्शन देख सकते हैं। तो गोरी बोलता है कि ऐसी कैसी कला हम भी देखना चाहेंगे। तो दरबार सजाया जाता, दरबार लगाया जाता है, और गोरी बैठा रहता है एक तख्त के ऊपर। एक तख्त के ऊपर गोरी रहता है और यहां पर खड़ा रहता है पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। ठीक है? पृथ्वीराज चौहान की आंखें फूटी रहती है, ये तख्त पर बैठा हुआ रहता है। ठीक है भैया? अब देखो क्या होता है, योजना बना लेता है। वैसे भी आवाज सुनकर निशाना लगाने की कला पृथ्वीराज चौहान में थी ही। आवाज सुनकर तीर साधना की कला तो पृथ्वीराज चौहान में थी ही। तो गोरी के पास में ही, गोरी के पास जाता है, बोलता कि महाराज आप जब आदेश दोगे ना तभी मेरा मित्र क्या है? बाण छोड़ेगा। तो पास में खड़ा रहता है चंद्रबरदाई, यहां रहता है पृथ्वीराज चौहान, और 4 लाइनें पढ़ता है कौन? पृथ्वीराज चंद्रबरदाई 4 लाइनें पढ़ता है। कौन सी लाइनें पढ़ता है? 4 कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान रे चूको मत चौहान। वो दिशा और परिणाम उसको सारी चीजें क्लियर कर देता है, कितनी दूर सुल्तान बैठा हुआ, कितना कुछ बैठा हुआ है। और यहां से तीर छोड़ता है पृथ्वीराज चौहान, सीधा गोरी की आग में लगता है और गोरी ढेर हो जाता नीचे। क्या होता है? गोरी ढेर हो जाता नीचे। यह सिर्फ और सिर्फ कौन बोल रहा है? पृथ्वीराज रासो में लिखी गई चंद्रबरदाई के अनुसार है। और अगले ही क्षण चंद्रबरदाई एक पृथ्वीराज चौहान को कटार मार देता है और खुद भी कटार मारकर ढेर हो जाता है। तभी इनके लिए कहा गया भैया एक थाल जन्म और एक थाल मरण। क्लियर है यहां तक सभी को? इज दैट क्लियर? तो सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये दोनों ही युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है बाबू। 1191, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण तराइन का प्रथम युद्ध माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण, और दूसरा युद्ध भी आप सभी जानते हैं। तराइन हम बात करेंगे तराइन का युद्ध। ये तराइन आप सभी जानते हैं हरियाणा में, आज के समय में हरियाणा में तरावड़ी नामक एक स्थान है, वहीं पर तराइन का युद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 1192 का, जिसने हिंदू शासक हुआ दिल्ली के अपने अजमेर की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान। और इसी के बाद में ध्यान रखना 1192 में ही बाबू, 1192 में ही क्या आ जाता है? मुस्लिम शासन आ जाता है। क्या आ जाता है? मुस्लिम शासन आ जाता है। ठीक, 1192 में ही मुस्लिम शासन आ जाता है हिंदुस्तान के ऊपर। इतनी बड़ी गलती हो जाती है पृथ्वीराज चौहान से। चलिए, क्लियर है? आपसे पढ़कर मैं पोजीशन 70 नंबर आए। थैंक यू सो मच गुरु। हाँ जी रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अब और क्या चीज है? 1192 में मुस्लिम खत्म हो जाता है, चौहान वंश आखिरी राजा था, मर जाता है। अब मुस्लिम शासन चालू हो जाता है। क्लियर है भैया? तो 1192 में ही मुस्लिम शासन रूल हो जाता। ध्यान रखना, इसी गोरी के साथ में एक प्रसिद्ध सूफी संत अजमेर में आए थे, जिनका हम सभी नाम जानते हैं। क्या? ख्वाजा, क्या है भैया?
अरे अरे ख्वाजा कैसे लिखा जाएगा, ख्वाजा, ये देखो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। ठीक है भैया, कौन आते हैं, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, एक प्रसिद्ध सूफी संत, किसी के समकालीन यानी किसी के साथ में आते हैं ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, जिनके हम जो बहुत ही एक प्रसिद्ध क्या रहे हैं, एक सूफी संत रहे हैं, है ना, एक सूफी संत रहे, सूफिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये आए थे सूफी संत। और हम सभी जानते हैं इन्हीं के नाम से अजमेर में क्या है, दरगाह, जिसको हम बोला जाता है दरगाह अजमेर शरीफ। ठीक है भैया, दरगाह अजमेर शरीफ में किसकी दरगाह आपसे पूछा जाएगा तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की ही क्या है, वहां पर दरगाह है अजमेर में। इज दैट क्लियर सभी को, कोई दिक्कत है? और 1993 में ध्यान रखना 1193 में ही राजधानी अजमेर से दिल्ली बना लेता है कौन, मोहम्मद गोरी। राजधानी क्या बन जाती बाबू, अजमेर से क्या बनती है, दिल्ली बन जाती है। अब हम जो पढ़ेंगे वो राजधानी दिल्ली आप सभी को पता है कब बनती है, 1193 में। और कौन अजमेर से दिल्ली लेकर आता है तो मोहम्मद गोरी लेकर आता है। चलो बढ़िया, यहां तक सभी को क्लियर है भैया? क्लियर है? ठीक, अब देखो इसी के ही अगले साल 1193 के बाद में 1194 को, इसी के ही अगले साल 1194 को एक प्रसिद्ध युद्ध होता है इतिहास का, जो फेमस है बैटल ऑफ, ध्यान रखना बाबू, बैटल ऑफ चंदावर, या इसको हम बोल देते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक, जो होता है जिसने इसका साथ दिया, ठीक है जी, जिसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया, उन्हीं के बीच में ये युद्ध होता है। कौन थे वो? ये होता है जयचंद और गोरी के बीच में, जिसमें जो घर का भेदी था ना, जो घर का भेदी था जिसने गोरी की सहायता की थी पृथ्वीराज चौहान को मरवाने में, उसी को ही गोरी बाद में क्या करता है, निपटा देता है। तो चंदावर का युद्ध होता है 1194 में जयचंद और गोरी के बीच में, जिसमें जयचंद डिफीट होता है और गोरी क्या होता है, विजय प्राप्त कर लेता है। क्या करता है गोरी, विजय प्राप्त कर लेता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए भैया। हाँ अब देखो इसी गोरी का आगे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान का तो शासन खत्म हो गया, दिल्ली लेकर आ गया कैपिटल मोहम्मद गोरी। अब आगे क्या, इसी का ही एक स्लेव, या यूं कह दो आप इसी का ही गुलाम, या इसी का ही दामाद, इसी का ही गुलाम, इसी का दामाद हुआ करता था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है जी, इसी का ही एक गुलाम हुआ करता था और दामाद हुआ करता था, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, तो सबसे बड़ा दावेदार भी यही होता है। इसके बाद में इसके उत्तराधिकारी का जो दावेदार भी सबसे बड़ा होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। लेकिन ये चार लोग थे। इसके बाद में जो दूसरा था बाबू वो था यल्दोज, तीसरा जो था वो था कुबाचा, ठीक है, और चौथा जो था वो था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी, जो चौथा था। ये चार दावेदार
एक तरह से 4 लोग दावेदार थे इसके बाद में हिंदुस्तान में इसकी राजगद्दी को संभालने के लिए, एक तरह से यूं कहा जाए तो। लेकिन सबसे जो फेमस या प्रसिद्ध, जो जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष किया था गोरी के साथ में, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और आप बख्तियार खिलजी चौथा जो था, बख्तियार खिलजी, इसके बारे में एक ही प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को, जो बिहार में, ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने क्या कर दिया था? जला दिया था। ये वही बख्तियार खिलजी है, 1204 ईस्वी में, है ना। 1204 में इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी इसने। और आपको पता ही है आग क्यों लगाई थी, क्योंकि एक बार इसको क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और बीमारी ऐसी हो गई कि कोई भी हकीम इसको ठीक नहीं कर पा रहे थे, कोई भी हकीम इसको ठीक नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसको कहीं से पता चलता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, यहां पर बहुत बड़े आयुर्वेदिक के ज्ञाता रहते हैं, आप यहां दिखाओ। तो यहां से बुलवाया जाता है नालंदा विश्वविद्यालय से इसके दरबार में कि भैया मेरे को ठीक कर दो। तो ये आते तो, लेकिन ये कंडीशन रखता है कि मैं हिंदुस्तान की कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा तुम लोगों से बनाई हुई, अब मुझे ठीक करो नहीं तो मार दूंगा तुमको मैं। बड़ा बेचारा टेंशन में आ जाता है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो पंडित रहते हैं जो आता है वहां से, हकीम, वो टेंशन में आ जाता है, अब इसको कैसे ठीक करे। तो वो दिमाग लगाता है, एक लेप बनाता है, बोलते कि महाराज मुझे आपके कुरान चाहिए। बोलता कुरान क्यों, क्या करेगा तो, मेरे को दो तो सही, आप ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है ले जा कुरान ले जा भाई। वो क्या करता है, कुरान के हर पन्नों पर उसका लेप लगा देता है। उस दवाई का क्या करता है, कुरान के हर पन्नों पर लेप को लपेट देता है वो, और कहता है कि आपको रोज कुरान के 2 पेज पढ़ने हैं, है ना, कुरान के 2 पेज आपको रोज पढ़ने हैं। तो जैसे जैसे बख्तियार खिलजी कुरान के रोज 2 पेज पढ़ता था और वो ठीक होता गया। क्या होता गया? ठीक होता गया, क्योंकि उसकी खुशबू, जो लेप का जो स्मेल रही होगी, वो जैसे उसके नाक में जाती रही, वो ठीक होता रहा, ठीक होता रहा, ठीक होता रहा, और आखिरी में जाके बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, 1 नंबर हो गया, बीमारी गायब हो गई। अब इस बात से टेंशन में आ गया ये बख्तियार खिलजी, करे यार ऐसी कौन सी दवाई है इनके पास में कि जो कुरान पढ़ने से ठीक कर दी, ये मेरे को नहीं पता था, इनको कैसे पता है भाई? इनके मजहब में तो कुरान का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन इनको कैसे पता है कुरान पढ़ने से भी ठीक होते। पर इस पगलेट को कौन समझाए कि उसमें दवाई लगाई हुई थी। तो इस बात से गुस्से में हो गया ये बख्तियार खिलजी, क्या इतनी खतरनाक इनमें ये है, तो मैं इनको नष्ट कर देता हूं। तो क्या करता है ये, 1204 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है। क्या करता है? आग लगा देता है। विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी अगर कहीं पाया जाता था ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय में पाया जाता था, जो बिहार में पड़ता है। 9 मंजिला पुस्तकालय हुआ करता था। कितना? 9 मंजिला। विदेश तक के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे, चाहे चीन, फारस, ईरान, मिस्र, बगदाद, जितने भी देश थे, बाहर से बौद्ध भिक्षुओं का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र का अद्वितीय उदाहरण आप इसको दे सकते हो। इतनी शिक्षा यहां पर दी जाती थी, इतने लोग यहां पर पढ़ते थे। लेकिन इसकी एक छोटी सी गलती ने पूरे विद्यालय को राख कर दिया था। आज उसका वापस से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, वर्तमान में आप लोग देखते होंगे। तो हाँ जी, तो ये वो बख्तियार खिलजी था, और ये इसी का ही एक सेनापति भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था बाबू? इसी का एक सेनापति भी हुआ करता था। क्लियर है यहां तक? चीफ इन कमांडर भी हुआ करता था बख्तियार खिलजी, किसका? मोहम्मद गौरी का। चलो भैया, क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब इसमें क्या हुआ कि यल्दोज को तो गजनी का शासन दे देता है। ये क्या करता है यल्दोज को तो, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था, इसने ज्यादा साथ दिया, तो यल्दोज को तो गजनी पकड़ा देता है ये। और कुबाचा को काबुल और कंधार थमा देता है। कुबाचा को काबुल और कंधार थमा देता है कौन? मोहम्मद गौरी, के तुम यहां पर अब क्या करोगे? रूल करोगे। क्लियर है भैया यहां तक? तो ठीक है। हाँ जी, चलो अब देखो आगे की क्या कहानी है गुरुजी। तो आगे की ये कहानी है 1194 में, याद रखना 1194 में 1194 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ध्यान रखना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है भैया। भारत में पहली मस्जिद बनाई जाती है कुव्वत उल इस्लाम के नाम से। किसके द्वारा बनाई जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारत की पहली मस्जिद, पहला मॉस्क्यू
1194 में बनाया जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से, जो बनाई जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो मोहम्मद गोरी का क्या हुआ करता था बाबू, उसका एक गुलाम हुआ करता था। देखो भैया, हो गई एंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, एक और मस्जिद है जिसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर है भैया? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि ये भी एक मस्जिद है। इसने 2 प्रसिद्ध मस्जिद बनाई दिल्ली में 1194 में। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहली मस्जिद है भारत में बनने वाली। 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी एक मस्जिद है। इस बात को थोड़ा सा क्या है आप ध्यान रखेंगे। चलो बढ़िया यहां तक सभी को। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। इसी के 5 साल बाद 1199 में, हाँ जी 1199 में कहते हैं ना कि एक धार्मिक प्रतीक होना चाहिए, जैसे झंडा गाड़ दे, मतलब एक तरह से यूं कह दे कि हमने खूंटा गाड़ दिया है आज से। समझ रहे हो ना? हमने क्या करा, दिल्ली में खूंटा गाड़ दिया कि आज से हमारा शासन रहेगा और ये हमारे धार्मिकता की नींव रखी गई है एक तरह से। जैसे आजकल कई सारी जगहों पर कोई भी आयोजन त्योहार शुरू होता है तो उसका पहले ध्वजारोहण करते हैं, हम झंडा गाड़ देते हैं कि हाँ यार आज से इतने दिन तक यहां पर ये चलेगा, क्योंकि परंपरा बन गई। इसने उस समय जो गाड़ा ना, जो नींव गाड़ी उसने, वो स्तंभ हो गया धार्मिकता का कि भाई आज से हमारा परचम यहां पर लहराएगा। इस्लाम सर्वोपरि के लिए हमने कार्य किया, वो सफल हो गया। तो इसने क्या करा, 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण क्या किया, शुरू करवा दिया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया इसने। ठीक है भैया, इसने कुतुब मीनार का क्या किया, निर्माण शुरू कर दिया, जो कि हम सभी जानते कितने मीटर है बाबू, 73 मीटर की ऊंचाई। उसकी ऊंचाई जो कितनी है, 73 मीटर। तो इसने कुतुब मीनार की नींव रखी और उसका निर्माण कार्य को क्या किया, शुरू कर दिया, जो कंप्लीट होगी 20 साल बाद। 20 साल बाद ध्यान रखना 1229 में ये कंप्लीट होगी। और कंप्लीट कौन कराएगा इसको, तो ध्यान रखना इल्तुतमिश के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है ना। यह काम इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया जाता है आफ्टर 20 ईयर बाद। तो ध्यान रखना कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण को कंप्लीट किसने किया था, तो आपके दिमाग में होना चाहिए किसने, इल्तुतमिश ने। हाँ जी, इल्तुतमिश ने किया था बाबू। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? हाँ जी। अब देखो इतिहासकारों के अनुसार 1205 में यह वापस आता है। कौन, गोरी वापस आता है हिंदुस्तान में। और जब वापस जा रहा होता है 1206 ईस्वी में, ध्यान रखना जब वापस जा रहा होता है 1206 ईस्वी में, वापस जा रहा होता है 1206 ईस्वी में, तो क्या होता है कि जाट जो रहते रास्ते में इसको घेर लेते हैं। और जाट भी कौन से, खोकर जाट। कौन से जाट, खोकर जाट। तो ध्यान रखना 1206 ईस्वी में कश्मीर में जाटों ने इसको घायल कर दिया। क्या कर दिया बाबू, घायल कर दिया इसको जाटों ने। और इतना घायल हो जाता है कि गजनी पहुंचते ही इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, निपट जाता है। तो 1206 में इसकी क्या होती है बाबू, 1206 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है, गोरी की, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? गोरी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। चलो, इज दैट क्लियर? कोनो डाउट है क्या? डाउट ही नहीं आ रहे आजकल तो टाबरों के मन में। हाँ जी, तो ठीक है, ध्यान रखना आगे 1206 ईस्वी तक 1526 ईस्वी तक स्थापना हो जाती है बाबू किसकी, दिल्ली सल्तनत की।
अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, जो पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में। ठीक है, लगभग लगभग कितने साल, 300 साल तक हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोनो टेंशन? ठीक, हाँ जी। इसके दिल्ली सल्तनत में हम सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से चालू हो जाता है। गुलाम वंश के बारे में अपन फिर पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में, फिर तुगलक डायनेस्टी के बारे में, फिर सैयद डायनेस्टी के बारे में, फिर लोधी वंश के बारे में। तो ये जो दिल्ली सल्तनत हम पढ़ेंगे इसमें इतने वंश के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रख देंगे, लिख देता हूं मैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में, फिर खिलजी वंश के बारे में, है ना, ठीक, फिर तुगलक वंश के बारे में, फिर सैयद डायनेस्टी के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में, और लोधी के बाद में आ जाएगा फिर मुगल। तो इतने वंश हम पढ़ेंगे किसमें, दिल्ली सल्तनत में, जो पढ़ेगी 1206 से 1526 ईस्वी तक। हाँ, कल से आया हूं। विजय भाई इधर क्या हो रहा भाई? पूजा बघेले और विजय देवड़ा कहां कहां जाते रहते हो भाई आप लोग? किधर चले गए थे? हाँ जी, कहां चले गए थे आप लोग? चलिए, कोई डाउट्स रहा हो आपके आज के क्लास में? कैसा लगा आज को आपका आज का सेशंस, है ना? हमने पढ़ा है टर्किश इन्वेजन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से, शायद आपके सामने। हमने पढ़ा मोहम्मद गोरी के बारे में, शंसबानी तुर्क का ही रूलर हुआ, गौर वंश से ताल्लुक रखता था, 1175 से 1206 ईस्वी तक इसने रूल किया, निपट भी गया आखिरी में। ठीक है जी, पहला आक्रमण किया इसने मुल्तान के ऊपर, करामाती मुसलमानों के ऊपर। हाँ जी, और 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, ध्यान रखना, गुजरात पर आक्रमण किया, जहां पर उस समय चालुक्य वंश का रूलर रूल कर रहा था, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। क्लियर भैया? और गोरी को कैद कर लिया। तो सबसे यहां पर ध्यान रखना भैया, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे पहले मोहम्मद गोरी को हराया था इतिहास में। ये पन्ना, ये लाइन याद रखना, कभी भी आपके आ जाए कि गोरी को किसने हराया था, तो आप चेप दो पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले अगर मोहम्मद गोरी को किसने पकड़ लिया था ना, पकड़ के कूट दिया था अच्छे से, तो वो ये था कौन? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय। ठीक है भैया, मूलराज भी नाम आएगा कभी, भीम द्वितीय ने सबसे पहले इसको पकड़ा था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना? ठीक है, 1179 में सिंध और कश्मीर पर फिर आक्रमण किया, जो उत्तर भारत में इसकी एंट्री हो गई। उससे पहले उत्तर भारत की अगर बात करें अपन, तो दिल्ली, अजमेर, सांबर ये शासन हुआ करते थे। इसमें एक वंश रूल कर रहा था जिसका नाम था चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान नाम का राजा रूल कर रहा था, जिसको रायपुथोरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी अपन लोग जानते हैं। चंद्र प्रदाय इसका फेमस राइटर, मतलब इसकी दरबारी कवि हुआ करता, इसका मित्र भी हुआ करता, जिसने पृथ्वीराज 4 रासों में इसके बारे में वर्णित किया। कन्नौज में उसी समकालीन गढ़वाल वंश का राजा जयचंद रूल कर रहा था, जिसकी बेटी हुआ करती संयोगिता, जिससे इसका लव अफेयर हो जाता है किसका? पृथ्वीराज चौहान का, और आगे चल के दोनों लड़ लेते हैं, इसके बाप और वो दामाद। ठीक है, ये पूरी कहानी आप देख लेना। और ये चीजें मैंने आपको बताई, तराइन का फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, द फेमस बैटल ऑफ इंडिया, या यूं कह दे भारत का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध अगर कहा जाए तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध था बाबू। कौन सा युद्ध था? तराइन का द्वितीय युद्ध। स्टार बना रहा हूं, ध्यान रख लेना, क्योंकि इसी ने दशा बदल दी थी भारत के ऊपर, और यहीं से मुस्लिम रूल चालू हो जाता है बहुत बढ़िया तरीके से दिल्ली पे। तो ये चीजें आज हमने पढ़ी। आइए मिलते हैं कल फिर इसी समय हम, और पढ़ेंगे हम अगला नेक्स्ट कल से दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिन्हीं में सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुलाम वंश, और लगभग 200-300 साल तक हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो तब तक के लिए मिलते कल इसी समय में। आज की क्लास देखो, आज की क्लास ना बाबू, आज की क्लास अगर पसंद आई, लिख देता हूं मैं, आज की क्लास अगर पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट, जरूर
करें। ठीक है जी, इससे हमें ऊर्जा मिलती है ना, इससे हमें क्या मिलती है बाबू, ऊर्जा मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, हाँ जी, तो कमेंट जरूर करके जाएं सभी, बढ़िया। और दूसरी चीज एक और फेमस, लाइक में कंजूसी ना करें, शेयर में भी किसी तरह का कंजूसी ना करें, शेयर तो जरूर कर दे, जहां जहां आपकी लिंक बनी हुई है, चाहे फिर वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, सब दूर तक पहुंचा दें। ठीक है जी, तो आइए मिलते हैं कल फिर इसी समय में, आप सब लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।